Welcome back to Sarvapratham Pathshala. Today we discuss financial management. First topic is business finance. Business finance like money और फंड्स आप जो भी बिजनेस में आपके अवेलेबल होते हैं आप उनको किस तरीके से यूज करते हैं. सो इधर से ही आपका बिजनेस फाइनेंस है, एक आपका टॉपिक आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं थिंग्स, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका एक्विजिशन यानी कि आपका सोर्स किस तरीके से, और अगर आपने सोर्स यानी कि आपने फंड ले लिया तो फिर आपका जो आप ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट और आपका यूसेज किस तरीके से करेंगे. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट यानी कि आप यूसेज ऑफ फाइनेंस किस तरीके से करते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसी में कि आपके इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. फर्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो आपका साइज एंड कंपोजिशन होता है. साइज यानी कि आपको लार्ज स्केल पर करना है या फिर आपको स्मॉल स्केल पर करना है, और कंपोजिशन कि आपको किस टाइप में कोई भी चीज लेनी है, तो आप ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही ये सब आप चीजें देखते हैं. ना क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स, अगर आप मैनेज कर रहे हैं थिंग्स तो आप ब्रेकअप करते हैं अपनी चीजों में कि आपके कैश कितनी है या फिर आपके पास इन्वेंटरी कितनी है, एसेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, फिक्स वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म है या फिर आपको शॉर्ट टर्म फंड्स है जिसे आप कहते हैं, आपको डेप्ट चाहिए या फिर आपको इक्विटी चाहिए. और आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में भी ये सब देखते हो कि आपके फाइनेंशियल डिसीजन में आपको देखते हो कि डेप्ट और इक्विटी किस टाइप में लेनी है. अब ऑब्जेक्टिव जो सबसे मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो आपका है मैक्सिमाइजिंग वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स. यानी कि शेयर होल्डर्स आपके कौन होते हैं? ओनर्स. मेन आपका है कि आपके जो करंट प्राइस है आपका इक्विटी का, वो आप किस तरीके से इंक्रीज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करेंगे, सो दैट मार्केट में ये रहे कि आपकी रेपुटेशन बनी रहे आपकी कंपनी की. नेक्स्ट अब इसमें आपका आता है कि आप फाइनेंशियल चीजों में क्या क्या देखते हैं. जैसे कि फाइनेंशियल डिसीजंस में आपकी तीन चीजें आती हैं, इन्वेस्टमेंट आपका और फाइनेंसिंग, एंड आप उसमें देखते हो कि आपका डिविडेंड डिसीजन आपका किस तरीके से. इन्वेस्टमेंट में अगर हम बात करें आपका, तो आपका दो टाइप इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप देखते हो कि इन्वेस्टमेंट आपको किस तरीके से करनी है. इन्वेस्टर्स में आप देख, इसमें आपकी तीन चीज होती है बेसिकली कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स है, आप इन्वेस्ट करें इजीली. अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि आप लॉन्ग टर्म में करें या फिर आपको शॉर्ट टर्म में करें, ये आप देखेंगे. और आप चीपेस्ट कौन सा यूज करें, जैसे कि आप इन्वेस्टर आपने कोई भी चीज ले ली, चीप आपको किस कौन सी उसमें मिल रहा है आप उसमें देखेंगे. और फर्म आपका फंड किस तरीके से इन्वेस्ट कर रही है, एसेट्स आपकी कौन कौन सी है वो आपका देखते हैं. तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपका डिसीजन होता है और आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में आपका वर्किंग कैपिटल आती है कि आपकी इन्वेंट्री, आपका रिसीवेबल्स, ये सब आपका आता है वर्किंग में. और लॉन्ग टर्म में आपका होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन. अभी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको पता चलती है. कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो आपका इसमें डिपेंड करते हैं. सबसे पहले कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट. अगर आपको लगता है कि आपके कंपनी में बहुत ज्यादा कैश है और आप जो इजीली कर सकते हैं, कंसिडरेट करते हैं आपकी सिलेक्ट कौन सा बेस्ट प्रपोजल करना है आपको. यानी कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी चीज में, आपके पास ज्यादा कैश है, तो आप जो उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आप ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए करनी है या फिर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करनी है. नेक्स्ट, रेट ऑफ रिटर्न. अब ऐसा तो नहीं कि आप अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, आप किसी भी उसमें अपना प्रपोजल में किसी में भी आप इन्वेस्ट कर देंगे, आप देखेंगे कि आपका रेट ऑफ रिटर्न आपको किसमें ज्यादा मिल रहा है, 10%, 15%, किसमें आपको ज्यादा मिल रहा है. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. अब आप कुछ कुछ चीजें देखते हैं कि आपकी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स किस तरीके से है, राइट. आपका अमाउंट ऑफ कैश आपको कितना मिल रहा है, ये सब आपका है पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब नेक्स्ट आपका आता है फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको होता है कि क्वांटम ऑफ फाइनेंस आपको किस तरीके से और आपको चीपेस्ट कौन सा पड़ेगा. इसमें आपके दो होते हैं, डेप्ट और इक्विटी. डिसीजंस जो आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना कंट्रोल थोड़ा कम नहीं करना और आपको थोड़ा इक्विटी में नहीं जाना, कि आपको कंट्रोल कंसिडरेशन थोड़ा कम हो जाता है उसमें, तो आप जो है डेप्ट फंड्स की तरफ आप ज्यादा जाएंगे, यानी कि आप बोरोड फंड की तरफ जाएंगे, जैसे कि बैंक से लोन ले लेना और ये सब. फाइनेंसिंग डिसीजन में आपका ये भी होता है कि आपका इम्पैक्ट पूरी फर्म्स की कैपिटल स्ट्रक्चर पे आपका इम्पैक्ट करता है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लेना होता है कि आप किस तरीके से इसका डिसीजन लेंगे. सो फर्म में आपका फाइनेंशियल रिस्क में आप देखते हो डेप्ट और इक्विटी, जैसे कि आपका डिबेंचर्स, आपका पब्लिक डिपॉजिट, ये सब आपका बोरोड फंड्स में आता है. नेक्स्ट, अब आपके इसमें क्या क्या फैक्टर्स आपका इफेक्ट करते हैं. सबसे पहले कॉस्ट. आप देखेंगे कि अगर आप रेजिंग फंड आपको रेज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा चीप कौन सा पड़ रहा है, कि आपको डेप्ट पड़ रहा है या फिर इक्विटी. ओवरऑल अगर हम देखें कि आपका जो है वो डेप्ट ज्यादा आपको चीप पड़ता है, लेकिन उसमें आपका फिर ये होता है रिस्क फैक्टर भी आप देखते हैं कि आपको ज्यादा रिस्क तो नहीं लग रहा कहीं अगर आप डेप्ट ले रहे हैं, तो आपको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए. कुछ कुछ आपकी कंपनीज होती हैं जो जिनको लगता है कि ठीक है वो रिस्क ले लेते हैं, तो आपको मॉडरेट रिस्क लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क ले लिया और आप फिर उसको पे भी नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट, आपका फ्लोटेशन कॉस्ट. अगर आपको लगता है कि आईपीओ अगर आप इशू करते हो तो आपको अंडर राइटिंग, आपको ब्रोकर, ये सब आपको इनको भी चार्ज देना पड़ता है, तो ज्यादा आपके पैसे लगते हैं, सो आप जो है ज्यादा डेप्ट की तरफ जाते हैं. तो ये आपका कंपनी कंसिडरेट करती है पूरी, मतलब चार्ट बना करके कौन से आपको सोर्स पे जाना है.
नेक्स्ट आपका कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है तो वो इंटरेस्ट इजीली पे कर पाएंगे, सो वो डिबेंचर्स की तरफ जाएंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं अभी हमारी कंपनी इतनी स्टेबल नहीं है, हम इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दे सकते, तो वो आपका इक्विटी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर ऐसा है कि हाई बहुत ज्यादा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो उनको जो भी उनके एक्सपेंडिचर है वो थोड़े कम करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फिर वो डिप्ट की तरफ नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनके ज्यादा आपके एक्सपेंडिचर उनको करने हैं, ज्यादा वहां पर आप पैसे देने, तो वो डेप्ट यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट वो नहीं दे सकते, तो वो इक्विटी की तरफ जाएंगे। नाउ कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर अब ऐसा किसी को लगता है कि हमें अपनी कंपनी का कंट्रोल ज्यादा नहीं किसी के हैंड में देना, फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक लोन लेते हैं तो ऐसा तो नहीं कि बैंक से कोई आदमी आएगा फिर अपना कंट्रोल वहां पर रख लेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। बट अगर आप इक्विटी में ये सब अगर आप शेयर देते हैं, चाहे इक्विटी या प्रेफरेंस, तो वहां पर आपको थोड़ी थोड़ी उनकी सुननी पड़ेगी और आपका डाइल्यूट होता है कंट्रोल। नेक्स्ट स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अब कैपिटल मार्केट में आपकी दो चीज होती है, बियर एंड बुल। बियर लाइक बूम, अगर आपका कोई भी चीज है तो आप उसमें ज्यादा जो है इन्वेस्ट फाइनेंसिंग में आप थोड़ा इक्विटी की तरफ जाएंगे, आप अपने शेयर्स को बेचेंगे क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में आपके जाएंगे। अगर आपका जो है आपका बुल है, यानी कि आपका रिसेशन पीरियड में, तो आप जो अपने शेयर्स को नहीं, मतलब इक्विटी शेयर्स को नहीं आप बेचेंगे। नेक्स्ट आपका है आपका नाउ द डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड आपका क्या होता है, अब आपने सब कुछ चीजें कर ली, अब आपके पास जो प्रॉफिट के बाद आपके पास बचा, अब आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर आपको अपने पास रखना है, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। कि आप उनको शेयर होल्डर्स में मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या फिर आप री इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। सो री इन्वेस्टमेंट आपके हेल्प करता है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। सो डिविडेंड डिसीजन आपका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अर्निंग्स हम शेयर होल्डर्स को, और डिविडेंड्स कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने पास रख रहे हैं, सो दैट आर रिटेन्ड अर्निंग्स। तो डिविडेंड डिसीजंस आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही होता है उसको भी रखने का कि हम मैक्सिमाइज कर पाए शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि अगर आपको डिविडेंड देना है या फिर कितना देना। अब ये भी आपके कुछ कुछ फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है। सबसे पहला है आपका फैक्टर अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर आपको लगता है कि आपकी अर्निंग ज्यादा है तो आप जो है डिविडेंड दे देंगे, ठीक है हमारी कंपनी ज्यादा अर्न करती है तो आप डिविडेंड आप दे देंगे। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, अब आपकी कोई ऐसी कंपनी है कि स्टेबल है, डिविडेंड्स आपके हर मतलब मंथ में आते हैं, तो आप मंथली बेसिस पर दे देंगे कि ठीक है हमारी कंपनी स्टेबिलिटी है डिविडेंड्स की। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर आप ऐसा लगता है कंपनी को कि हम आगे आने वाले टाइम में हम ग्रोथ करेंगे थोड़ी, सो वो अपॉर्चुनिटीज को थोड़ा होल्ड बैक करेंगे, डिविडेंड्स को नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटीज की तरफ थोड़ा ज्यादा जाएंगे, तो वो रिटेन अर्निंग्स रखेंगे, री इन्वेस्टमेंट करेंगे, वही आपको दोबारा कॉन्सेप्ट लगाना है, एंड आपकी कैपेसिटी उनकी इंक्रीज करेंगे। नाउ कैश फ्लो पोजीशन, यही अगर आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपको होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश, आपके पास अवेलेबिलिटी है कैश की इजीली, आपको पता है कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट करनी है तो आपके पास कैश है, आप डिविडेंड दे देंगे आपके पास ज्यादा अमाउंट में। नाउ शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, अब ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, यानी कि शेयर होल्डर क्या बोलते हैं, व्हाट इज देयर ओपिनियन, कि वो क्या चाहते हैं कि ठीक है आप री इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर आप हमें अमाउंट दे दीजिए, तो ये उसके बेसिस पर भी अपना डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टैक्सेशन पॉलिसी। कंपनी आपके देखते हैं कि टैक्स, अगर उनको ऐसा लगता है कि टैक्स दे दिया, अब ज्यादा अमाउंट में टैक्स दे दिया, फिर आप ज्यादा बचते हैं पैसे, तो वो डिविडेंड देंगे। अगर ऐसा है कि टैक्स बहुत ज्यादा है तो उनके पास अमाउंट तो कम बचेगा, तो डिविडेंड इतना देने के लिए उनके पास नहीं होगा। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, वही आपका सेम जो अभी हमने पढ़ा कि प्राइजेस अगर वो बहुत ही बियर एंड बुल पोजीशन है, बूम एंड रिसेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टॉक मार्केट आपकी काम करती है, और आप जो है डिविडेंड भी उसी अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बनाते हैं। नाउ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अगर ऐसे बहुत इजीली एमएनसीज को इजी एक्सेस है कैपिटल मार्केट का, तो वो डिविडेंड दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं है कि कुछ उनको अमाउंट रखना है, होल्ड करना है, ताकि अगर कभी कभार ऐसा फ्यूचर में कोई ऐसे अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस आ गए तो उनको लेना पड़ेगा। बट अगर उनके पास कैपिटल मार्केट का बहुत इजी एक्सेस है तो वो इजीली जो है फंड्स को ले सकते हैं। नाउ लीगल कॉन्स्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, लीगल कॉन्स्टेंट्स लाइक कुछ गाइडलाइंस है, लीगली बोला हुआ है कि पहले आपको बैंक के लोन का वो देना पड़ेगा पैसा, फिर आपको डिविडेंड देना है, तो आप उस बेसिस पर भी डिविडेंड डिसीजन आपका फैक्टर इफेक्ट करता है। और कॉन्ट्रैक्चुअल की आपने किसी कंपनी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं कि उन्होंने बोला हुआ है कि पहले आपको यहाँ पर ये देने पड़ेंगे अमाउंट, फिर ये देना है, तो आप उन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर भी डिविडेंड को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट देखते हो जब इजीली करते हो। सो इस वीडियो में यही है कि आप ये ढंग से पढ़िए कि डिविडेंड डिसीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, और अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन भी इसी टाइप के आते हैं कि ये होल्डिंग है, इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, तो कौन सा डिसीजन हमें लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड शेयर एंड लुक एट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।